हेलो डियर स्टूडेंट्स, आप सभी को नमस्कार। आज जो आपका हाफ ईयरली असेसमेंट सेट 2 इकोनॉमिक्स का पेपर हुआ है, उसका हम सॉल्यूशन करने जा रहे हैं। तो देखिए स्टूडेंट, इसमें जो पहला हमारा एमसीक्यू क्वेश्चन आया वो है उत्पादन संभावना वक्र दाईं ओर कब खिसकता है। तो सीधी सी बात है, जब देश की जनसंख्या बढ़ जाती है तो संसाधनों में कमी आती है तो संभावना वक्र घटेगा बढ़ेगा नहीं। तकनीकी अप्रचलित होते तो भी घटेगा, वक्र बाईं ओर जाएगा न कि दाईं ओर। बेरोजगारी बढ़ जाती है तो भी नहीं होगा। तो इसका मतलब कब होगा? जब उत्पादन के साधन बढ़ जाते हैं। तो जब उत्पादन के साधन बढ़ जाते हैं तो उत्पादन दाईं ओर वक्र खिसक जाता है। जैसे मैं एक चित्र बना रहा हूँ, जैसे ये मान लिया उत्पादन हमारा इतना हो रहा है और जैसे ही हमारे संसाधन बढ़ जाते हैं तो उत्पादन बढ़ जाएगा। इस प्रकार ये हमारा पहले से उत्पादन संसाधन बढ़ने से उत्पादन बढ़ता है। तो क्लियर हो गया होगा आपका कि इसलिए इसका उत्तर आएगा आपका संसाधन बढ़ जाते हैं, या इंग्लिश में आप कह सकते हैं रिसोर्स इंक्रीजिंग। ठीक है, रिसोर्सेज इंक्रीज। दूसरा क्वेश्चन, उत्पादन कैसे करें, समस्या का संबंध किससे है। तो यहाँ हमने 3 समस्याओं का जिक्र किया था। जो 3 समस्या होती है, पहला व्हाट एंड हाउ, दूसरा उत्पादन क्या और कितना करें, और दूसरा कैसे करें, और तीसरी समस्या हमारी होती है किसके लिए करें। तो उत्पादन कैसे करें हमारी दूसरी समस्या है, और ये किससे संबंधित होती है? साधनों के वितरण से तो नहीं होती है, क्योंकि संसाधनों के वितरण से हमारी ये समस्या नहीं है, बल्कि उत्पादन हाउ कैसे करें, हाउ मच कितना करें, ये तो नहीं है हमारी ना ही उत्पादन का चुनाव है। उत्पादन का चुनाव तो है किस चीज़ का करें, किस वस्तु का उत्पादन करें, ये तो है उत्पादन के चुनाव से संबंधित। और वितरण का है कितना करें, लेकिन यहाँ पूछा कैसे करें। तो तकनीकी के चुनाव से कि हम सरल तरीके से करना है, कठिन तरीके से, कौन सी टेक्निक अपना के आपने करना है। तो तकनीकी का चुनाव या चॉइस ऑफ द टेक्निक, आपका ये उत्तर बनता है और ये आपका सही उत्तर है। इसके बाद हम अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, कुल उत्पादन और सीमांत परिवर्तन लागत में क्या अंतर है। जैसे कि स्टूडेंट्स आपको पता है कि मैं आपको दिखा रहा हूँ टी सी किसके बराबर होती है। ये होती है आपकी टी एफ सी प्लस टी वी सी, ये होता है ना। तो इसी ने कहा है कि इसका अंतर होता है इसमें और इसके बीच। ये हमारे टोटल क्या है, कॉस्ट, और ये हमारी वेरिएबल कॉस्ट। तो इनके बीच में इसका अंतर है, ये हमारा उत्तर था। टोटल फिक्स कॉस्ट, टोटल फिक्स कॉस्ट कौन सा आपका? ये ऑप्शन है, ये वाला है, यानी कुल सीमांत स्थिर लागत वाला है। तो ये आपका ऑप्शन उत्तर सही था। कोई आसान बिल्कुल इजी क्वेश्चन था, आपने वैसे ही ध्यान से पढ़ दे। तो किस वस्तु की किस कीमत पर वस्तु की मांग और पूर्ति बराबर होती है। बिल्कुल इसी बात है, जिस पर मांग और पूर्ति बराबर होती है, इक्वल एट द प्राइस डिमांड एंड सप्लाई, गुड्स सप्लाई में डिमांड एंड सप्लाई इक्विलिब्रियम प्राइसेस। कहीं जो इक्विलिब्रियम प्राइस कौन सी होती है? जिस प्राइस पर, जिस कीमत पर मांग और पूर्ति दोनों बराबर होती है, यानी संतुलित कीमत वह कीमत होती है। तो संतुलित कीमत या इक्विलिब्रियम प्राइस बोलते हैं इसको। इस पर मांग और पूर्ति बराबर होती है, जितनी मांग होती है बाजार में उतनी ही वस्तु की पूर्ति होती है। इसके बाद प्रश्न नंबर 6, पूर्ण प्रतियोगिता बाजार में मांग वक्र कैसा होता है। पूर्णतया बेरोजगार, पूर्णतया लोचदार और कम लोचदार। कम की तो बात ही नहीं आती इसमें, क्योंकि इसका कोई पैमाना नहीं है। पूर्णतया बेरोजगार बाजार, जो पूर्ण प्रतियोगिता बाजार होते हैं, हमने पढ़ा है, इसकी खास विशेषता भी कि पूर्णतया लोचदार वस्तु होती है। इसके बाद अगला क्वेश्चन आपका 7वां, उपभोक्ता द्वारा उपभोग की गई अतिरिक्त इकाइयों की उपयोगिता को खालिस्तान कहा जाता है। यूटिलिटी ऑफ द एडिशनल यूनिट कंज्यूम्ड बाय द कंज्यूमर इज नोन एज, इसके बाद मार्जिनल यूटिलिटी, यानी सीमांत उपयोगिता। क्या कहेंगे इसको? सीमांत
उपयोगिता, या इंग्लिश में कह सकते हैं आप मार्जिनल नल यूटिलिटी, यूटिलिटी, या इसको एमयू कह सकते हैं आप, एमयू मार्जिनल यूटिलिटी, सीमांत उपयोगिता। बहुत इजी था क्योंकि जो अतिरिक्त इकाई होती है उसमें सीमांत शब्द का प्रयोग भी होता है। कुल आगम अधिकतम होने पर सीमांत शून्य होता है, ये हमने उसमें दिखाया था आपको कि इस प्रकार आप, मैं आपको करके दिखा रहा हूँ, आप इसको देखेंगे। ये आपका एक डायग्राम बना के दिखा रहा हूँ। जब आपकी कुल अधिकतम होती है, यहाँ अधिकतम होती है आपकी, तो दूसरी कौन सी पूछी है जिन्होंने, अधिकतम होते हैं सीमांत आगम। तो सीमांत आगम आपका ये चलता है और ये जहाँ पर ये अधिकतम होती है वहाँ से वक्र आता है और इसके अंदर से गुजरती है। इस प्रकार का ये हमने चित्र आपको सिखाया था क्लास में। तो जब ये अधिकतम होती है, कौन सी, टी, कौन सी थी बताइए इन्होंने, कुल आगम, टी सी, ये कुल आगम जब अधिकतम बिंदु पर होती है, इसके बाद ये कम होने शुरू हो गया, सब अधिकतम बिंदु पर पहुंच गई है, तो ये शून्य हो जाती है। उसके बाद ये एम पी, एम सी नेगेटिव होना शुरू हो जाती है यहाँ पर। तो बड़ा इजी क्वेश्चन था ये आपका, लेकिन थोड़ा सा भाव में आपने, हाँ ये थोड़े टेक्निकल शब्द, टेक्निकल प्रश्न थे जो आपके, और आगे आपकी जो परीक्षाएं हैं आपकी जो उनमें आएंगी, आने की क्वेश्चन होते हैं। पहला था हमारा अभिकथन, एक व्यक्ति आपूर्ति वक्र ढलान ऊपर की ओर होता है। बिल्कुल ठीक बात है, व्यक्तिगत आपूर्ति वक्र का ढलान है वो ऊपर की ओर होता है। आपूर्ति क्योंकि घनात्मक होता है, मैं आपको बना के दिखा देता हूँ। इस प्रकार का डायग्राम है, व्यक्तिगत आपूर्ति इतने पर इतनी मांग है और इतने पर इतनी डिमांड है, सप्लाई की बात है। ये आपका सप्लाई वक्र नीचे से ऊपर की ओर होता है, ये आपका एसएस वक्र है, वो एक्स वाई, वो इतनी क्वांटिटी तो इतनी आपकी सप्लाई है, इतनी तो इतनी है। तो ये आपके समझ में आ गया होगा कि मात्रा ज्यों ज्यों हमारी कीमत बढ़ती जाती है, सप्लाई की मात्रा भी बढ़ती जाती है। इसके बाद हम अगले क्वेश्चन पर आते हैं, और सॉरी ये क्वेश्चन हमारा बीच में रहता है। तो इसमें जो दूसरी बात इन्होंने कारण क्या बताया है, कीमत और पूर्ति के बीच घनात्मक संबंध पाया जाता है। बिल्कुल ठीक है, देखिए इसमें आप देख सकते हैं कि ज्यों ही हमारी सप्लाई की कीमत बढ़ती है, सप्लाई की मात्रा भी बढ़ती जाती है, क्वांटिटी। तो इसमें इसलिए ये भी सत्य है, इसलिए पहला भी सत्य है हमारा, दूसरा भी हमारा सत्य है। अब पहला दूसरा पहले की व्याख्या करता है या नहीं, सही व्याख्या करता है कि नहीं करता है, क्योंकि व्यक्तिगत आपूर्ति वक्र का ढलान ऊपर की ओर होता है। क्यों होता है, धनात्मक संबंध के कारण ऊपर की ओर होता है, इसलिए हमारा कै उत्तर इसका सही बैठता है। निम्नलिखित कथन को पढ़कर नीचे दिए विकल्पों में चुनाव करें। कथन है सीमांत उत्पाद औसत उत्पाद और उसके शीर्ष को काटता है। बिल्कुल सीधी सी बात है, सीमांत उत्पाद औसत। देखिए उत्पाद के वक्र आपने बनाए थे, ये उत्पादन होता है आपका, लागत है कि उत्पाद है, उत्पाद जो इस प्रकार का ये वक्र बनेगा आपका, जो सबसे ऊंचा है इसका एमआर का। यही तो कहना चाहता है ये कि जब एपी यह कहता है कि सीमांत उत्पाद उस उत्पाद को उसके शीर्ष पर काटता है। ये एपी हमारी, एपी के इसके शीर्ष पे से काट करके जो है इसके बिल्कुल शीर्ष में से काट करके नीचे की तरफ हो जाता है। अर्थात यूं कहें आप, जब ये डाउन होता है कौन, प्रोडक्ट एम पी ए सी से ज़्यादा डाउन होता है ए पी से, और जब उठता है तो ये इसके न्यूनतम, जैसे उठेगा तो ये न्यूनतम बिंदु से काट करके इसके पहले उठ जाएगा।
एम पी आगे चला जाएगा, ए पी बाद में रह जाएगा, औसत उत्पादन। या आप इस प्रकार से बनाइए, इस प्रकार से बनाइए, और समझने की बात है। इसके बाद आपका इसलिए जो इसका पहला प्रश्न हमारा वो सही है, क्या है वो, इसमें क्या लिखा है कि सीमांत उत्पाद औसत उत्पादन को उसके शीर्ष पे से काटता है, बिल्कुल से अधिकतम बिंदु पे से काटता, सही है। दूसरा है कारण जब एपी बढ़ता है तो एमपी एपी से अधिक होता है, और जब एपी गिरता तो एमपी एपी से अधिक होता है। यहाँ मैंने दिखाया भी आपको, देखा हुआ आपने, ये इससे ज़्यादा जब ये बढ़ रहे हैं तो, और जब ये बढ़ के घट रहे हैं तो ये इससे कम हो गया है, एपी ज़्यादा है एमपी से। तो ये दोनों बातें कंडीशन शुरू होती है, इसलिए इसका क्या है, कथन अभी और कारण दोनों सत्य हैं। कारण है अभिकथन की सही व्याख्या करते हैं, क्योंकि इसी के कारण तो ये इसके शीर्षक बिंदु पर काटता है। जब ये अधिकतम हो जाता है तो काट करके इसे जल्दी से, जो एमपी है वो इसे जल्दी काट करके एपी को जल्दी से नीचे आ जाता है। ये इसको काट करके इसके अंदर से नीचे, इसके अधिकतम बिंदु पर काट करके नीचे आ जाता है। ठीक है, आपको मेरे ख्याल में समझ में आ गया होगा। इसके बाद बाजार संतुलन क्या आता है, प्रश्न नंबर अगला, बाजार संतुलन, जहाँ पर हमारा ये सप्लाई वक्र है, ये डिमांड वक्र है, जहाँ पर दोनों वक्र आपस में सप्लाई और बाजार में जहाँ काटते हैं, पूर्ण प्रत्यय बाजार में वह संतुलित बिंदु होता है, इक्विलिब्रियम पॉइंट होता है, वहाँ से ये नीचे मिल गया, यहाँ गई। ये प्राइस जो आई है, कीमत आई, ये प्राइस जो आपकी इस कीमत पर आएगी, ये इक्विलिब्रियम कीमत होगी, क्योंकि इससे ज़्यादा भी नहीं हो सकता। यदि हम इससे ज़्यादा कोशिश करेंगे तो ये पूर्ण प्रतियोगिता है, उसमें डिमांड ज़्यादा होगी और सप्लाई कम होगी। डिमांड ज़्यादा होगी, डिमांड है वो कम है, सप्लाई ज़्यादा है। वस्तु ज़्यादा होने के कारण ये कीमत नहीं रह पाएगी, वापस इसी कीमत पर आ जाएगी। इसी प्रकार यदि मान लेते हम कीमत नीचे हो जाती है, तो नीचे हो जाने के क्या कारण है, डिमांड तो ज़्यादा आ जाएगी, सप्लाई कम हो जाएगी, और ज़्यादा मांग होने के कारण फिर कीमत ये न रह करके यहीं आ जाएगी, क्योंकि पूर्ण प्रतियोगिता की अवस्था है। तो आपको ये समझ में आ गया होगा, ज़्यादा कठिन नहीं था, इतना डिटेल भी नहीं देनी थी आपको, क्योंकि कम ही नंबर का था। इसके बाद हमारा 12वां क्वेश्चन, जो मांग कर नीचे की ओर क्यों ऋणात्मक क्यों होता है, या मांग कर नीचे की ओर ढलान क्यों होता है, इसका ये प्रश्न काफ़ी बार आपको पहले भी क्लास में बताया गया था, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। पहला इसका पॉइंट है घटती सीमांत उपयोगिता के कारण, क्योंकि जो वस्तु हम ज़्यादा खरीदते जाएंगे हमारे लिए उसकी उपयोगिता कम होती जाएगी। दूसरा आय प्रभाव, जो आय बढ़ती जाएगी तो वस्तु हमारे लिए कम होती जाएगी, वस्तुओं की हमारे लिए कि उनका जो उपयोगिता वो कम होती जाएगी। प्रतिस्थापन प्रभाव, दूसरी वस्तु होने के कारण भी, यदि ज़्यादा किसी वस्तु का कोई प्रतिस्थापन है तो हम उसकी कीमत महंगी होने के कारण दूसरी वस्तु को खरीदना ज़्यादा पसंद करेंगे। उपभोक्ता का समूह का आकार भी इस बात को, मांग वक्र को हमें ऋणात्मक करता है, ऊपर से नीचे करता है, ढलान को ऋणात्मक करता है, क्योंकि उपभोक्ता का आकार ज़्यादा होने पर डिमांड ज़्यादा हो जाती है, उपभोक्ता का आकार कम होने पर मांग कम हो जाती है। विभिन्न उपयोग होने के कारण भी वस्तु को, जितने ज़्यादा उपयोग हैं वस्तु के, उतने ही ज़्यादा फिर विभिन्न उपयोग होने के कारण भी जो मांग वक्र है वो ढलान नीचे की और होता है, क्योंकि जैसे ही कीमत बढ़ती है तो हम उसके कुछ ज़रूरी उपयोग काम में लेते हैं, हर काम में नहीं लेते, लेकिन जो सस्ते हो जाने पर हम उसके वे उपयोग भी करने लग जाते हैं जो हमें ज़रूरी नहीं है। अर्थात सस्ता होने पर हम उसको ज़्यादा मांग करते हैं और महंगे होने पर उसकी कम मांग करते हैं। जो दूसरा पॉइंट है यहाँ आय प्रभाव से मतलब वास्तविक आय से है। जैसे ही किसी वस्तु की कीमत कम होती है तो उसकी वास्तविक आय बढ़ जाती है, और वास्तविक आय बढ़ने के कारण वह मात्रा को अधिक खरीद पाता है। यहाँ इस पॉइंट में थोड़ा क्लियर होने वाली बात थी। इसके बाद उत्पादन संभावना वक्र था नेक्स्ट पर्सन, जो आपका 13वां प्रश्न था। ये बड़ा आसान था, जैसे कि इसको हमने अवसर लागत से बताने थी कौन सी वस्तु कौन सी है। जैसे यहाँ एग्जाम्पल के लिए मैंने दो वस्तु लिए, एक गेहूँ और दूसरी कपड़ा। यदि हम गेहूं की मात्रा 0 करते हैं तो कपड़े की मात्रा 12 है, और यदि गेहूं की 2 कर देंगे तो हमें कपड़े की कुछ घटानी पड़ेगी, तो वहाँ 10 करनी पड़ेगी, यानी 2। या इसकी अवसर लागत कितनी है, जो एक और एक इकाई हमने फालतू गेहूं के लिए, उसकी अवसर लागत 2 गांठें हैं। यदि 4 करते हैं तो 6 और 6 करेंगे तो हम कोई कटौती नहीं लेंगे, यानी 6 मात्रा करने पर अवसर लागत इसकी है वो 6 गांठें हैं। यदि हम अगली 2 इकाई 4 से अगली 2 इकाई और प्राप्त करेंगे तो उस 2 इकाइयों के लिए हमें 6 गांठों का त्याग करना पड़ेगा। संक्षेप में कहने का मतलब ये है कि यदि हम गेहूं बिल्कुल त्याग दें तो हम कपड़े की 12 गांठें खरीद सकते हैं। तो इसकी जो गेहूं को कपड़े की जो लागत है
जो कपड़े की अवसर लागत है वो गेहूँ इनकी आपस में एक दूसरे की है। जैसे यहाँ पर 2 है, क्योंकि वेट गेहूं की 2 क्विंटल उत्पन्न करने के लिए हम कपड़े 10 करते हैं। तो यहाँ पर जो हमने त्यागा गया है, अर्थात जो छोड़ी गई है, अगली इकाई प्राप्त करने के लिए जो छोड़ी गई इकाई होती है वो अलग अलग, जैसे कि मैंने चित्र में भी दिखाया। यहाँ पर हमारे 2 वस्तु हैं, यहाँ हमारे पास वीट है, यहाँ हमारे पास क्लॉथ है, CLOTS क्लॉथ है, यहाँ हमारे पास वीट है, वीट। तो आप देखिए यहाँ गेहूँ की इकाई हमारे पास इकाई 1, 2, 3, 4, 5 और 6 है। यदि हम इसकी 12 इकाई कर देते हैं 6 है, यानी इसके यदि हम बिल्कुल भी गेहूँ नहीं उगाना चाहते, तो गेहूँ बिल्कुल भी नहीं उगाना चाहते, 0 गेहूँ बनाना चाहते, तो हम इसकी कपड़े की 12 गांठें खरीद सकते हैं, 12 गांठें पैदा कर सकते हैं, पैदा कर सकते हैं। और यदि हमें इसकी बिल्कुल भी नहीं है तो इसकी अवसर लागत, इस 12 गांठे की अवसर लागत, 12 गांठें प्राप्त करने तो इसकी अवसर लागत है 6 क्विंटल गेहूँ। और यदि ये 6 क्विंटल गेहूँ लेने तो इसकी अवसर लागत की हमारी 12 कपड़े की 12 गांठें, यानी एक इकाई दूसरी इकाई के लिए जो त्यागा जाता है उसका हम अवसर लागत कहते हैं। इस पर एक क्वेश्चन आसान था। इसके बाद हम अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर ये आपका, देखिए इसमें बहुत ही आसान था, आपने निम्नलिखित में तालिका में भरना था। यहाँ आपकी 40 है, तो आपकी पहला बताया इन्होंने AFC बतानी है आपने, AFC। यहाँ FC कितना आएगा, FC आपका 40 हर इकाई में, इसमें भी 40 मैं FC बना देता हूँ पहले। आपका FC 40 40 40 40 40 है। तो AFC निकालेंगे तो आपके कितना निकालेंगे, देखो इसको इकाई करेंगे हम, ये हमारा 0 हो जाएगा, ये हमारा कितना हो जाएगा, ये 40 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा, 40 को 2 से भाग दें 20, इसको भाग दें 13.3 और इसको 10। मार्जिनल अतिरिक्त कितना है, ये हमारा जो 40 में से 0 गया 40 आ गया, इसमें से 20 आ गया और इसमें से 18 आ गया, 97 में से 78 गया, 3 और 2 23 आ गया, और इधर 124 में से 7 तो ये आ गया, बच गया 11, 2 27 आ गया। तो इस प्रकार से आपके क्वेश्चन था, बहुत ईजी क्वेश्चन था, 3 नंबर का क्वेश्चन था, आसान से। इस प्रकार कुल मांग को कुल वैविध्य बनानी थी, कुल विधि को द्वारा आपने बताना था कि कैसे कैसे हल करना है। देखिए कुल वैविधि में सबसे पहले आपने बताना था, जैसे मान लिया हमारी मांग 1 और 2, यहाँ आपने एक पॉइंट लिखना था, क्या लिखना था आपने, कीमत प्राइस लिखनी थी, यहाँ आपने क्वांटिटी लिखनी थी, यहाँ टोटल एक्सपेंडिचर ये लिखना था आपने। तो यहाँ 1 है, 2 है, तो यहाँ हम कोई भी आंकड़ा ले लेते हैं, जैसे हमारा ये मान लिया हमारा 10 है, ये 8 है, ये 10 है हमारा, 10 से आ गया, ये 8 दूनी 16 आ गया, यानी टोटल व्यय में हमारा बड़ा है, ये बड़े है, हमने इसको नहीं देखना। हमारी कीमत बड़ी है, टोटल व्यय भी बड़ा है। यदि दोनों समान संबंध होता तो हमारी इलास्टिसिटी क्या होती है, इकाई से कम होती है, इलास्टिसिटी इकाई से कम होती होगी, समान संबंध है तो। और यदि हमारा कोई फर्क नहीं पड़ता, जैसे हमारी ये 1 है, ये 1 है और ये 2 है इकाई, और इस पर हमारा ये हमारा 8 है, ये 4 है, जबकि इस पर इसके बराबर होने के बाद भी हमारा हो गया 8 है कम 8, 4 दूनी 8। यहाँ पर हमारा कोई नहीं फर्क पड़ा, इलास्टिसिटी हमारी यहाँ इकाई है। यहाँ 1 है, यहाँ 2 है, यहाँ 6 था, यहाँ 3 है, यहाँ 2 ले लेते हैं, ये 6 कम 6, 2 दूनी 4, ये बड़ा है और ये घटा है, उल्टा, इसलिए इलास्टिसिटी इकाई से अधिक है। तो ये आपने ध्यान रखना है। अब हम इसे रेखा चित्र द्वारा भी बना सकते हैं, रेखा चित्र आप द्वारा बनाएंगे। देखिए यहाँ से लेकर आपने पहले मान लेते हैं P हमारी इतनी है, ये OX है, P यहाँ तक आपकी, और फिर कीमत बढ़ जाती है, इतनी हो जाती है, मान लिया हमारी कीमत बढ़ के इतनी हो जाती है, P1 हो जाती है। तो इलास्टिसिटी यहाँ से लेके मात्रा पहले इतनी थी, अब ये इतनी यहाँ हो गई है, यहाँ हो गई, इन दोनों को मिला दो तो यह बढ़ गया। ये हमारी इलास्टिसिटी कितनी होगी, कम से ज़्यादा, ये भी बढ़ी है और ये भी बढ़ी है, तो इलास्टिसिटी हमारी इकाई से विपरीत संबंध में, इकाई से कम है। जब दोनों बढ़ती हैं तो
समान बढ़ती हैं तो इकाई से कम, ये दोनों घटती हैं, इधर से इकाई कम है, ये भी कम है, तो ये इक्वलिटी होगी। जब आप मान लेते हैं कि हमारा और बढ़ गई है और इसके बराबरी रही है, जबकि कुल व्यय हमारा कुछ खर्च नहीं बढ़ा और पी हमारी बढ़ गई है और कुल व्यय पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा, पहले था उतना ही खर्चा आ रहा था, इसका मतलब हमारे इलास्टिसिटी 1 के बराबर है। यदि फिर और बढ़ होगी और कम हो गई है, पहले से हमारी कम हो गई, इस प्रकार हो गई है, तो ये हमारी इलास्टिसिटी इकाई से अधिक है, क्योंकि पी भी हमारा बढ़ गया है और ये हमारा घट गया, तो उल्टा संबंध हो गया। यहाँ हमारा समान संबंध था इलास्टिसिटी, यहाँ हमारा उल्टा संबंध है। इस प्रकार आपका क्वेश्चन था पूर्ण प्रतियोगिता, ये आप कर लेंगे, क्योंकि विस्तृत प्रश्न नहीं तो आपको लिख रहा ही था, इसमें कोई डायग्राम की बात नहीं थी। चित्रों की सहायता से आपने घटते सिर्फ बढ़ते प्रतिफल के नियम का वर्णन करना था, बाकी का नियम बढ़ते नियम पहले तेज गति से बढ़ते हैं, फिर समान होकर के फिर घटती दर से बढ़ते हैं, और कुल आगम से आए समानता गम को प्रभावित करके इसका संबंध बताना चाहिए था। ज़्यादा वीडियो लंबी हो जाएगी, इसलिए आपको ये प्रश्न अपने आप कर लेने हैं। ओके, थैंक यू।